पिछले वीडियोस के आगे किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन भेजें, यह वाला चैप्टर चल रहा था। इसके आगे मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोली हिल। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए। ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो तो विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों की नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत की विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचना हो उसे यही करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ता के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पत्रों की छायाप्रतियां लगा दें। पूर्व नियोक्ता, अभी शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, अपना फोटोग्राफ्स। अपने ब्रीफ के साथ अपना हाल ही का फोटोग्राफ लगा दें। पांचवा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय यह उल्लेख करना न भूलें कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन न करें इसे समझा जाए कि आप में विशेषज्ञ योग्यता का अभाव है। छठवां, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास क्यों है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। सातवां, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है परंतु मानवों से ही सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से ही पता चलता है कि आपको उस पद पर काम करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। पहला, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर देने के बाद नियुक्ति देगा। ये दूसरा था। तीसरा, आपके मन में उस पद को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है। 8 नंबर, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में ये संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है और उस पद को हासिल करने में आपकी रुचि है। याद रखें कि वह वकील केस नहीं जीतता इसका वकालत का ज्ञान सबसे अधिक होता है, बल्कि वह वकील केस जीतता है जो अपने केस की सबसे अच्छी तैयारी करता है। अगर आपने केस को अच्छी तरह से तैयार और प्रस्तुत किया है तो आप शुरुआत में ही आधी जीत हासिल कर चुके हैं। इस बात से न डरें कि आपका ब्रीफ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रोजगार खोजने में आपकी जितनी रुचि है, सुयोग्य कर्मचारियों की सेवाएं खरीदने में नियोक्ता की भी उतनी रुचि होती है। दरअसल सबसे सफल नियोक्ताओं की सफलता का राज सुयोग्य सेनापति चुनने की उनकी योग्यता होती है। वे पूरी जानकारी चाहते हैं। एक और बात ध्यान रखें, अगर आप अपने ब्रीफ की तैयारी सफाई से करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप मेहनती इंसान हैं। मैंने क्लाइंट्स के लिए ऐसे ब्रीफ तैयार करने में मदद की है जो इतने प्रभावी और असाधारण थे कि आवेदक को बिना व्यक्तिगत इंटरव्यू की ही नौकरी मिल गई। जब आपको ब्रीफ पूरी तरह से तैयार हो जाए तो इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइप करवा लें। रॉबर्ट के स्मिथ की योग्यताओं का विवरण। द ब्लेक कंपनी इंक के प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए आवेदन। हर बार जब आप ब्रीफ भेजें तो कंपनी का नाम बदल दें। यह व्यक्तिगत तरीका ध्यान आकर्षित करने का एक अचूक तरीका है। अपने ब्रीफ को सबसे अच्छे कागज पर टाइप कराएं जो आपको मिल सके और इसे किसी पुस्तक के कवर जैसे भारी कागज से बाइंड कराएं। अगर आप में एक से अधिक कंपनी में आवेदन दे रहे हैं तो हर बार बाइंडिंग और फर्म का नाम बदल लें। आपका फोटो आपके ब्रीफ वाले किसी पेज पर लगा होना चाहिए।
इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें और जब आपकी कल्पनाशीलता आपको कोई सुझाव दे तो इसे बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सूट पहनाएं ताकि यह दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता है कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे ही बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी नियोक्ता को खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वो आपसे प्रभावित हो जाता है तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक तनख्वाह मिलने लगे जो आपको पारंपरिक तरीके से आवेदन देने पर मिलती है। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देंगे। वही पद कैसे पाए जो आप चाहते हैं। हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास कम स्पष्ट गुण होते हैं वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज़ है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। नंबर एक, यह तय करें कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वो नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का भी ध्यान करें। स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उसे सफलतापूर्वक दे सकते हैं। नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहाँ पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रोटी को भूल जाए। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से इसे कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं का या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इससे कई लाभ हैं जिनमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई शुरुआत करता है वो सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ता और उन कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे जिसमें होंगे नियोक्ता, कर्मचारी, जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीकों को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह है कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने ज़माने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त है जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम सभी उस वक्त को याद कर सकते हैं जब गैस मीटर पड़ने वाला दरवाज़ा पर इतनी ज़ोर से दस्तक दिया करता था कि दरवाजे हिल जाते थे। जब दरवाज़ा खुलता था तो वो बिना आमंत्रण के सीधे अंदर घुस जाता था। उसकी वही तनी रहती थी, मानो कह रही हो तुमने मुझे इतनी देर इंतजार क्यों करवाया। अब सब कुछ बदल चुका है। अब मीटर रीडिंग
करने वाला आदमी सुसंगत व्यक्ति की तरह पेश आता है, जिसके चेहरे का भाव कहते हैं आपकी सेवा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसके पहले कि गैस कंपनियां जान पाती कि उनके नकचढ़े मीटर रीडिंग की वजह से उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है, ऑयल बर्नर्स के विनम्र सेल्समैन आए और उन्होंने लैंड ऑफिस बिजनेस किया। मंदी के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया के एंथ्रासाइट कोयले के क्षेत्र में कुछ महीने गुजारे और उन परिस्थिति का अध्ययन किया जिन्होंने कोयला उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कोयले के ऑपरेटर्स और कर्मचारियों में एक दूसरे के साथ तीखी सौदेबाजी हुई और कोयले की कीमत में सौदेबाजी की कीमत भी जुड़ गई। ऐसा तब तक होता रहा जब तक उन्होंने यह नहीं जाना कि इस वजह से उन्होंने तेल से जलने वाले सामानों को लोकप्रिय बना दिया था और कच्चे तेल के उत्पादों को अमीर बना दिया था। ये उदाहरण उन लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे हैं जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करनी है। इनका उद्देश्य बताना है कि हम आज यहाँ हैं, हम आज जो हैं अपने व्यवहार के कारण ही हैं। अगर कोई कारण और परिणाम का सिद्धांत है तो बिजनेस, फाइनेंस और आवागमन को नियंत्रित करता है, तो यही सिद्धांत लोगों को भी नियंत्रित करता है और उनके आर्थिक स्टेटस को भी नियंत्रित करता है। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी और भावना, स्पिरिट काफ़ी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फार्मूला अपनाना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। इसका अर्थ है क्वालिटी, क्वांटिटी, सहयोग की सही भावना, सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फार्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डालें। आइए हम इस फार्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठाक समझ गए हैं। क्वालिटी लेव सेवा की क्वालिटी करते हैं पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वांटिटी सेवा की क्वांटिटी करते हैं हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना आपका लक्ष्य होना चाहिए। सेवा की मात्रा को बढ़ाना, अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदर्श शब्द पर जोर दिया जा रहा है। स्पिरिट सेवा की स्पिरिट ये भावना करते हैं खुशनुमा तालमेल का व्यवहार, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सेवाओं के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि आपके रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी भी प्रभावी हो, चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी अधिक क्यों न हो। कार्नेगी ने लोगों को खुश न होने पर जोर दिया। वह गुण कितना महत्वपूर्ण है, यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंड पर खरे उतरे थे, परंतु अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए, उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सभी भावना सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तिगत ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज़ सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। को आपकी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होती है, वह उस व्यापारी की तरह से है जो सामान बेचता है। साथ ही में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू हो। इस बात पर जोर इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर ये मानते हैं कि गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के लिए नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ जाइए और लीजिए के दिन गुजर गए, अब जाइए और दीजिए के दिन आ गए हैं। आपने मस्तिष्क की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस आदमी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सेवाओं की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 16.66 से गुणा कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन बस्ते से अधिक मूल्यवान नहीं है।
प्राय मस्तिष्क धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मस्तिष्क की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मस्तिष्क पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के इस रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तब तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मस्तिष्क के साथ न जोड़ा जाए। ये चैप्टर यहीं पर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे की सुव्यवस्थित जो है उसके बारे में बताऊँगा। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।